नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अक्सर कहा जाता है कि सपने बड़े देखने चाहिए क्योंकि जब तक आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे। लेकिन कहा यह भी जाता है कि सपने वही देखें या काम वही करें जिससे आपको और आपके परिवार को आप पर गर्व हो, ना कि उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़े, अपना नाम छुपाना पड़े। तो ये सब तो आप अपने परिवार के लिए करते हैं। आप अपना नाम शोहरत पाने की जो कोशिश होती है वो इसीलिए ताकि आप अपने परिवार को एक आराम दे पाएँ, उन्हें खुशी हो। तो ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, लेकिन काम क्या कहें, इसे तो हम कांड कहें, इतना बड़ा करती है कि शायद परिवार को अपनी पहचान छुपानी ही पड़े। ये कहानी है अर्चना शर्मा की, जो उज्जैन में पैदा हुई, लेकिन इसे टाइटल दिया गया किडनैपिंग क्वीन का, लेडी डॉन का। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहानी अर्चना शर्मा की, जो कि 90 के दशक में उज्जैन में पैदा हुई। इसके पिताजी एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे। स्कूलिंग हुई, स्कूल के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी। रामलीला के दौरान माता सीता का किरदार निभाती थी। एक्टिंग करना बेहद पसंद था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। फिर अचानक से अर्चना ने फैसला लिया स्कूल छोड़ने का। घर वाले बहुत हैरान हुए क्योंकि उसे ज़िंदगी में कुछ और करना था। अर्चना के बहुत बड़े बड़े सपने थे, ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। अक्सर ख्वाहिशें आपको या तो मजबूत बना देती हैं, आपको उस मुकाम पर पहुंचा देती हैं जहां से आपको और आपके परिवार को बेहद खुशी मिलती है। लेकिन अक्सर वही ख्वाहिशें जब इतनी ज़्यादा हो जाएं या इतनी गलत हो जाएं तो वो आपको ऐसी लिस्ट में आपका नाम ज़रूर डाल देती है, जैसे अर्चना का डाला गया। तो जब अर्चना ने स्कूल छोड़ा तो उसका सपना था एक्ट्रेस बनने का, सिंगर बनने का। दोनों चीज़ में उसने अपना हाथ आजमाया। उज्जैन से वो मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद देवानंद की फिल्म थी, उसमें भी काम किया। कई म्यूज़िक एल्बम्स थी, उसमें भी अर्चना ने काम किया। उसके बाद ग्लैमर देखकर और ख्वाहिशें अर्चना की बढ़ने लगी। पहले से ख्वाहिशें थी, वो और बढ़ गई, क्योंकि अक्सर मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें या तो इंसान बहुत कामयाब हो जाता है या फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो अर्चना को तो मौका भी मिला, फिल्म में भी काम किया। लेकिन इस बीच जब देवानंद की गैंगस्टर मूवी शूट हो रही थी, उसमें काम किया। उस दौरान मुंबई में अर्चना का संपर्क हुआ किनसे? फजल खान, इरफान गोगा और किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बबलू श्रीवास्तव। इन 3 लोगों से अर्चना का संपर्क हुआ, बातचीत हुई, मिलना मिलाना हुआ। कई जगह पे ये लोग एक साथ जाने लगे, बातचीत आगे बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़की आई थी वो गैंगस्टर के साथ शामिल हो गई। शायद वो उसके लिए एक शॉर्टकट था कि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाए, कि कहीं से पैसा शॉर्टकट में आ पाए और उसे मेहनत ना करनी पड़े। या यूँ कहें कि गैंगस्टर्स की जो ज़िंदगी थी वो उसे पसंद आने लगी। गोली चलाना, फिरौती करना, खून खराबा, ये सब उसे पसंद आने लगा। कुछ भी हो सकता है, वो तो अर्चना ही जाने। लेकिन वो इन 3 लोगों के संपर्क में आ गई। अब जब किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बबलू श्रीवास्तव अब इसके साथ थी तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होना ही था। अब 1990 के बाद अर्चना की जो ज़िंदगी थी उसमें एक ट्विस्ट आया, एक नया मोड़ आया। उसके आसपास जो लोग थे वो एक्टर्स के अलावा अब गैंगस्टर्स का उसके आसपास लोग आने लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बबलू श्रीवास्तव जैसे लोगों के साथ वो रहने लगेगी तो अब तो ज़िंदगी बदल ही जाएगी। वो एक गैंगस्टर है तो गैंगस्टर के साथ रहना मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको उस गली में ले जाएगा जहाँ से वापस आना तो पॉसिबल नहीं है। अब शुरुआती दौर में यूँ कहें कि अर्चना को वो सारी चीज़ें पसंद आने लगी। अब बंदूक अपने पास रखना, लोगों को डराना धमकाना, ये सब उसे पसंद आने लगा। फिर 1990 में हुआ ऐसा कि अर्चना नेपाल के रास्ते दुबई पहुंच गई। अब दुबई में तो यूँ कहीं कि कई सारे गैंगस्टर लोग पहले से ही थे, वहाँ खुद भी लोग पहुंच रहे थे, तो वो भी वहाँ पहुंच गई। अब 1995 में बबलू श्रीवास्तव सिंगापुर से अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद अब ये अकेली बची अर्चना वापस दुबई से भारत लौट आती है। और भारत लौटने के बाद वो आकर गोगा और फजल के साथ अपना गैंग शुरू करती है। अपने उसके लोग आसपास उसके होते हैं,
वो भी एक अच्छी खासी लेडी डॉन बन जाती है, अपना दबदबा चलाने लगती है और कहीं ना कहीं बबलू श्रीवास्तव के नाम पर उसका दबदबा बनने लगा था उस अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर की इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें अर्चना का नाम सामने आया। 1998 में कोलकाता का एक कारोबारी था, एक बिजनेस पर्सन था, राजू पुनवाई। उसको किडनैप किया गया, उसकी हत्या की गई। इसमें अर्चना शर्मा का नाम शामिल था और इसके वजह से दिल्ली में उसे गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर किडनैपिंग, वसूली, हत्या, रंगदारी के कई केसेस हैं, अभी भी हैं, कई केसेस दर्ज हैं अर्चना शर्मा के नाम पे। अब 1998 में एक और अर्चना ने कांड किया, वो ये कि पेट्रोल पंप का मालिक जो था, अब उस पेट्रोल पंप का मालिक है तो ऑब्वियसली बहुत पैसा सब कुछ है, उसको भी किडनैप किया, उसकी भी हत्या करवाई अर्चना शर्मा ने। ये एक और केस उसके नाम पर दर्ज हुआ। फिर 1998 में ही सागर लदकत की किडनैपिंग और उसका मर्डर। मतलब किडनैपिंग और मर्डर के जो मामले थे वो तो एक मामूली हो गए थे अर्चना के लिए। ये एक और केस उसके ऊपर उसके सर पे था, उसकी मास्टरमाइंड थी, सारी प्लानिंग सारी कुछ अर्चना ने खुद ब खुद की थी। उसके बाद 2010 में ये खबर आती है कि अर्चना को गोली लगी है, मतलब उसे किसी ने मार दिया है जान से। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं आ पाया, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। सिर्फ ये खबर आई कि शायद अर्चना मर चुकी है, उसे गोली लग गई है, लेकिन पुष्टि इस बात की अभी तक भी नहीं हुई है। इसके बाद 40 से ज़्यादा देशों में अर्चना शर्मा के नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। मतलब कि इसका जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई अपराधी अपराध करके अपने देश से दूसरे देश चला जाए तो उसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, ताकि वहाँ की जो पुलिस है वो भी सतर्क रहे इन लोगों से और इन्हें गिरफ्तारी का नोटिस भी दिया जाता है कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके नाम पर 40 से ज़्यादा देशों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अब इसके ऊपर इतनी किडनैपिंग, वसूली, हत्या सभी तरह के चार्जेस लगे हुए थे। इसके बाद जब 1995 में दिल्ली के मर्डर केस में अर्चना को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसे बेल भी मिल गई थी। बेल मिलने के बाद ये गायब हो गई थी। अब गायब होने के बाद जब इसे गोली लगी, लेकिन उस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अर्चना जिंदा है या वो मर चुकी है या उसकी मौत हुई है या नहीं। इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक आम आदमी, एक आम महिला जो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती है, वो कैसे अपने घर से, उज्जैन से, जो कि इतनी एक देव भूमि है, वहाँ से निकल कर आती है, सीता का किरदार भी निभाती है, लोकगीत गाती है, सिंगर बनने की उसकी ख्वाहिश होती है, एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश होती है। तो वो कैसे, उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या आया कि उसने गैंगस्टर्स का रूप ले लिया। वो लोगों को जान से मरवाने लगी, खुद भी मारने लगी, उन्हें उठवाने लगी। ये कहें कि ख्वाहिशें एक आपके कैरेक्टर से ऊपर हो गई। ना उसे अपना परिवार दिखा, ना उसे अपना कोई कैरेक्टर दिखा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। बस उसे दिखा ये कि शायद इसके ज़रिए उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, ऐशो आराम की वो ज़िंदगी जिएगी। तो इन सब ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और वो अपनी सुकून भरी ज़िंदगी को छोड़कर एक लेडी डॉन बन गई, किडनैपिंग क्वीन बन गई। तो ये थी अर्चना शर्मा की कहानी कि कैसे वो एक मामूली महिला होकर एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर मुंबई आती है, मुंबई से आकर ऐसे गैंगस्टर्स के संपर्क में आती है, वहाँ से वो किडनैपिंग क्वीन बनती है, दुबई चली जाती है, दुबई से वापस भारत आती है, फिर एक गैंग चलाती है, गैंग में लोगों के मर्डर्स करवाती है, किडनैपिंग करवाती है, ऐसी तमाम चीज़ें करवाती है। उसके ऊपर इतने केसेस हैं कि उसकी एक लंबी लिस्ट है, 40 से ज़्यादा देशों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। और उसके बावजूद भी अभी ये इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गई, या वो कहीं किसी दूसरे देश में बैठकर अभी भी ये काम कर रही है, नहीं, इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किसकी कहानी आपको आगे सुननी है ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप लिखिएगा कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम मिस कर रहे हैं, वो मैं आपको बता पाऊँ। कोई ऐसी लेडी जो एक
मिडिल क्लास फैमिली से आती है या कहीं से भी आती है, वो गैंगस्टर बन जाती है। तो कोई भी कहानी आपको सुननी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।